हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सीबीएसई का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है ये व्हीट स्टोन ब्रिज? यहाँ पे फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। पी और क्यू को रेशियो आर्म कहा जाता है। पी और क्यू नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और पी और क्यू की वैल्यू फिक्स होती है। आर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एस अननोन रेजिस्टेंस है। तो पी क्यू आर एस फॉर्म्स क्वाड्रिलेटरल। पी एंड क्यू आर्म्स आर known as the ratio arms, and R resistance is variable resistance and S is the unknown resistance. So with the help of Wheatstone bridge, we can calculate the actual value of unknown resistance S by using Kirchhoff law. The value of R is so adjusted that no current flows through the galvanometer. Then this condition of Wheatstone bridge is known as the balance bridge condition. फिर से समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज पी क्यू आर एस फोर रेजिस्टेंस का एक क्वाड्रेटरल फॉर्म है। पी और क्यू की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, एस अननोन है। इन तीन रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग फोर्थ रेजिस्टेंस एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पी और क्यू को रेशियो आर्म बोलते हैं, आर वेरिएबल है, एस अननोन है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे एक की लगी है, यहाँ पे एक टेपिंग की लगी हुई है जिसके हम लोगों ने यहाँ पे टी के से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसे ही हम आर की वैल्यू को धीमे धीमे चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इसके बेसिस पे बार बार टेपिंग की टीके को प्रेस करके देखेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी when at a fixed value of variable resistance R, the galvanometer will not show any deflection. Then this condition of the Wheatstone bridge is known as the balance bridge condition. And in balance bridge condition, P upon Q is equal to R upon X. In balance bridge condition, P upon Q is equal to R upon S. With the help of this condition, we can calculate the value of unknown resistance S. Now, CBSE क्वेश्चन पूछता है प्रूफ द बैलेंस ब्रिज कंडीशन P upon Q is equal to R over X. इसके लिए यहाँ पे एक सेल लगा है ऑफ EMF E, यहाँ पे एक की लगी हुई है एंड इट इज द टेपिंग की. Suppose that in this circuit current I is drawn through the cell. This is the junction point, and in the previous lecture we have studied that at junction point the current will be divided. यहाँ से करंट I आ रहा है, यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ पे I2. Basically I is equal to I1 plus I2. Value of R is so adjusted that no current flows through the galvanometer. On pressing taping key, galvanometer will not show any deflection, is not showing any deflection. So all the current I1 will flow through Q resistance, and all the current I2 will flow through the resistance S. It is the junction point, and I1 and I2 दोनों का सम यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि हम लोगों को पता है कि ये I के बराबर है. तो करंट यहाँ से I और I यहाँ पे पहुंच गए. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर देंगे. इसको मान लिया A पॉइंट, इट इज द B, इट इज द C पॉइंट, इट इज द D पॉइंट. Now apply the Kirchhoff law
in small meshes, small closed part of the complex network. तो इसके छोटे छोटे पार्टों में हम लोग जो है किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे और P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S बैलेंस विस कंडीशन को प्रूव करेंगे. अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन क्लोज्ड पार्ट A, B, D, A of circuit. किरचॉफ लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं. कल मैंने आपको बताया था कि द करंट विच फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड साइन ऑफ करंट विच आर फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव. अब in the ABDA there is no external battery, so I1 current is flowing in clockwise direction, so sign of I1 will be taken as negative minus I1 P. I2 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. जब हम लोग केवल ABDA की बात कर रहे हैं तो I2 का साइन पॉजिटिव होगा. I2R इज इक्वल टू, देखिए गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ देंगे. अगर गैल्वेनोमीटर में भी कोई रेजिस्टेंस है जी लेकिन उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो इस आर को हम लोग लेंगे ही नहीं. अब चूंकि ABDA क्लोज पार्ट में कोई भी जो है सेल नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे सिग्मा ई की वैल्यू 0. जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर. इस क्लोज पार्ट में तीन रेजिस्टेंस थे, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है. इसमें करंट है I1P, इसमें करंट है I2. I1 का साइन नेगेटिव, I2 का साइन पॉजिटिव. अगर करना ही चाहो कि अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो हो रही है तो 0G इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है. तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि I1P प्लस I2R इज इक्वल टू 0 और साइड चेंज कर दे रहे हैं इसकी. I1P इज इक्वल टू I2R इक्वेशन 1. कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद अब हम लोग एक और क्लोज पार्ट लेके उसमें भी हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे. इन क्लोज पार्ट BCDB ऑफ सर्किट अब हम लोग यहाँ पे BCDB में किरचॉफ लॉ लगाएंगे. BCDB का मतलब इससे अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, केवल इतना क्लोज पार्ट है. यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे करंट I2. देखिए I1 करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है BCDB में, तो I1 का साइन लेंगे हम लोग नेगेटिव माइनस I1P, सॉरी I1Q. फिर आया यहाँ पे I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसलिए I2 का साइन पॉजिटिव. I1 क्लॉकवाइज था, I2 एंटी क्लॉकवाइज. फिर से वही गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए 0G इज इक्वल टू 0. ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया. माइनस I1Q प्लस I2S इज इक्वल टू 0 और I1Q इज इक्वल टू I2S. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया. अब इस क्या करेंगे, क्या इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे. Now divide the equation 1 from equation 2. First upon second. तो क्या होगा, I1P, देखिए यहाँ I1P है, लिख दिया हम लोगों ने I1P
अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। देखिए I1 से I1 कैंसिल हुआ, I2 से I2 कैंसिल हुआ, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P और Q नोन, R वेरिएबल, S अननोन। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।